हाँ जी, तो अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर लेखे। मृत्यु पर लेखे। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान दो। चैप्टर नंबर 2 का बिल्कुल अपोजिट होगा। ये एक फर्म है जिसमें ये 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ठीक है। अब ये तीनों मिलकर के कारोबार कर रहे थे, तो बैलेंस शीट में जो भी पैसा कमाया हुआ है ये इन तीनों पार्टनरों का होगा। ठीक है। तीनों पार्टनरों का अब तक कमाया हुआ पूरा पैसा बैलेंस शीट में रखा हुआ है, असेट्स के रूप में, लायबिलिटीज के रूप में वगैरह वगैरह ये रखा है। अब मान के चलो एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, फर्म से जा रहा है, तो ये पार्टनर ने अपने बोरिया बिस्तर बांधे और चलना स्टार्ट किया। जब ये जा रहा है तो बाकी और बी से कहेगा भाई साहब हम जा रहे हैं। ठीक है। ए और बी कहेंगे ठीक है जी। फिर थोड़ा सा चलेगा, फिर कहेगा वापस सी, किससे? ए और बी से, भाई साहब जा रहे हैं। ए और बी कहेंगे ठीक है चले जाइए। जाने वाले किसने रोके? थोड़ा सा चलेगा, फिर वापस मुड़ के देखेगा किसी उम्मीद से। ठीक है। नहीं, फिर कहेगा नहीं, फिर वापस मुड़ के देखेगा, पूछेगा ए और बी से आवाज़ दे रहे थे क्या, बुला रहे थे क्या? ठीक है। ऐसा क्यों करेगा ये? ऐसा तो है नहीं कि दिमाग खराब होगा इसका सी का। ऐसा क्यों करेगा ये? क्योंकि अभी तक जितना भी रिजर्वेंट सरप्लस, अभी तक जितना भी मतलब रिजर्वेंट सरप्लस में जो प्रॉफिट है, भाई कोई भी मान के चलो यहाँ पे जनरल रिजर्व कमा के, जनरल रिजर्व का पैसा यहाँ पे रखा हुआ है, वो अभी तक के प्रॉफिट में से तो रिजर्व बनाया है, और अभी तक का प्रॉफिट किसने कमाया है? तीनों पार्टनरों ने। कोई भी अदर रिजर्व है उसमें सभी पार्टनरों का मिला हुआ पैसा है। कोई भी P&L अकाउंट का प्रॉफिट है यानी कि CR बैलेंस, वो किसका है? सभी पार्टनरों का। ठीक है। तो ऐसे करके और भी जैसे असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करके देखते हैं तो वो भी पैसा किसका है? सभी पार्टनरों का, प्रॉफिट लॉस। इसके अलावा पुरानी गुडविल है, वो भी किसकी है? सभी पार्टनरों की। तो ये मुड़ के क्यों देखेगा कि ए और बी ये कहें कि भाई साहब ऐसा करो, अभी आप रुक जाओ, पहले जो हम तीनों का कमाया हुआ पैसा है उसमें आप हिस्सा लेकर के जाना। ठीक है। अब ये पार्टनर फर्म से जा रहे हैं सी, तो इसका जो रेशियो होगा वो ए और बी को मिलेगा, बिल्कुल फिक्स है, मिलेगा। अगर क्वेश्चन में इनका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है तो माइनस करके निकाल लेंगे कि इनको कितना रेशियो मिला है। नहीं दे रखा है तो वही पुराने अनुपात में ही इसके रेशियो को ये गेन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। समझते चल रहा है एक एक चीज, यही सारी चीजें आएंगी आगे क्वेश्चनों में और टॉपिकों में। इसके अलावा जब सी चला जाएगा फर्म से तो ए और बी का नया रेशियो आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का। ठीक है। अब ये जो पैसा कमा के रखा हुआ है इसमें सी का हिस्सा होगा। ठीक है। सी हिस्सा लेकर के जाएगा। बताओ कौन से रेशियो में लेकर के जाएगा? सिंपल सी बात है, अनपढ़ से भी पूछेंगे वो भी बता देगा। जब ये ए बी सी का अब तक का कमाया हुआ पैसा एक साथ रखा है उसे बांटेंगे तो वो अब तक के रेशियो में ही तो बांटेंगे, नए रेशियो से तो अभी कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा जब ये पार्टनर जा रहा है सी, तो अभी तक ए बी सी तीनों ने मिलकर के खूब सारी मेहनत की थी फर्म में, और फर्म की क्या बनाई? गुडविल। तो अब इस गुडविल में जब ये सी जा रहा है तो गुडविल में अपना हिस्सा लेकर के तो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ फर्म की गुडविल दे रखी होगी, उसमें इसका हिस्सा निकालेंगे, ये लेकर के जाएगा। लेकर के जाएगा, देगा कौन? तो चैप्टर नंबर 2 में वापस आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो चैप्टर आप पढ़ चुके हो। नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता था, नया पार्टनर क्या लेके आता था? गुडविल। और इनको किस रेशो में देता था? जिस रेशो में त्याग करते थे ये।
भाई नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता था तो नए पार्टनर के अनुपात के लिए कोई ना कोई एक पार्टनर या दोनों पार्टनर त्याग करते थे। तो उसी त्याग के अनुपात में कि भाई साहब आपने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया तो मैं आपको क्या दूंगा बदले में, गुडविल। जिस अनुपात में सेक्रीफाइस किया उस अनुपात में गुडविल ला के देता था। अब ये जब पार्टनर जा रहा है तो अपना प्रॉफिट इनको दे के जा रहा है, प्रॉफिट का रेशो उसको दे के जाएगा जो क्या देगा, क्या देगा, गुडविल देगा। दोनों अपोजिट कंडीशन हो रही। यहां ये गुडविल लाता था नया पार्टनर, उसके लिए देता था जो प्रॉफिट में सेक्रीफाइस कर रहा था, ठीक है। और यहां पे जब पार्टनर जा रहा है तो गुडविल लेके जाएगा। अब कौन से पार्टनर से, तो भाई जो इसका अनुपात ले रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में आएंगी। चलिए लिखते हैं इसमें। यही प्रोसेस पूरी चलती है बस इस चैप्टर में। अब तो बस इनके रूल रेगुलेशन पढ़ने होते हैं, इन्हीं चीज़ों के कॉन्सेप्ट यही आएंगे। इसमें कैप लगा दो। लिखिए, जब कोई साझेदार स्वेच्छा से कौमा वृद्धावस्था में, भाई स्वेच्छा से भी जा सकता है और जब टाइम हो गया रिटायरमेंट का यानी वृद्धावस्था तब भी, या अस्वस्थता, ठीक है। एक पार्टनर मान के चलो अस्वस्थ रह रहा है पूरे साल, बाकी के दोनों पार्टनर कुछ नहीं कर पाए, बस उसी पार्टनर को कभी दिखाने लेके जा रहे हैं, ठीक है, कभी इंजेक्शन लगवाने लेके जा रहे हैं, कभी घर पहुंचाने जा रहे हैं, ठीक है, कभी उसको भाई बेहोश हो गया उसे होश में ला रहे हैं, बस इसी में लगे रहे बाकी के पार्टनर। तो उस कंडीशन में बाकी का पार्टनर बोले भाई साहब ऐसा करो, या तो आप अपनी नौकरी पर रख लो हमें, या फिर आप पार्टनर से फर्म से चले जाओ, भाई काम ही नहीं कर पा रहे आपके चक्कर में। तो अस्वस्थ होने के कारण भी कोई पार्टनर अपना रिटायरमेंट ले सकता है। अस्वस्थता कोमा पारस्परिक मतभेद, झगड़ा हो गया उस केस में कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, कोमा आपसी सहमति, आपसी सहमति यानी कि सभी पार्टनर सहमत हैं कि भाई ठीक है आपको फर्म से जाना पड़ेगा। आपसी, आपको ये वाली मात्रा नहीं दिख रही, ये वाली आपसी सहमति अथवा अन्य किसी कारण से फर्म से अलग हो जाता है, तो यह साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहलाता है, ठीक है। अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार
बाहर जाने वाला साझेदार कहलाता है। बाहर जाने वाला साझेदार कहलाता है। ठीक है। भारतीय साझेदारी अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 उपधारा 1 के अनुसार एक साझेदार निम्न परिस्थितियों में अवकाश ग्रहण कर सकता है। निम्न परिस्थितियों में अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो कुछ कंडीशन होंगे, जिनमें से पहली कंडीशन समस्त साझेदारों की सहमति से, समस्त साझेदारों की सहमति से। ठीक है। तो सभी साझेदारों की सहमति से एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। यानी कि जब बाकी के सभी पार्टनर, हर एक पार्टनर अगर एग्री होगा तो एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। तो समस्त साझेदारों की सहमति से साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, साझेदारों के मध्य हुए पारस्परिक ठहराव से। साझेदारों के मध्य कोई ठहराव हुआ कि भाई इतने टाइम तक या इस काम के लिए हम सिर्फ पार्टनरशिप करेंगे, तो जैसे ही वो टाइम या काम कंप्लीट हो जाएगा साझेदारी समाप्त हो जाएगी। अगला है इसमें, यदि साझेदारी स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक का मतलब है इच्छा पर खत्म हो जाए, यानी कि ऐसी साझेदारी जिसका टाइम पूरा हो जाए उसके बाद भी साझेदारी चल रही है तो वो स्वैच्छिक साझेदारी होती है। यदि साझेदारी स्वैच्छिक है तब कोई भी साझेदार सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। अवकाश ग्रहण कर सकता है। और देखिए स्वैच्छिक साझेदारी क्या है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। स्वैच्छिक साझेदारी का मतलब है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान के चलो ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है। अब उनमें अगले 10 साल के लिए साझेदारी हुई, 10 ईयर। जैसे ही 10 साल कंप्लीट होंगे अपने आप साझेदारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 10 साल पूरे हुए तो सभी साझेदारों ने कहा कि अभी इस साझेदारी को हम ख़त्म ना करके और आगे कंटिन्यू रखेंगे, चलाएंगे आगे साझेदारी को। तो अब 10 साल के बाद में जो साझेदारी कहलाएगी है वो कहलाएगी स्वैच्छिक साझेदारी। टाइम पूरा होने पर भी साझेदारी अगर आगे कंटिन्यू होती है तो वो स्वैच्छिक साझेदारी
कहलाती है। और स्वैच्छिक साझेदारी के केस में कोई भी एक पार्टनर सूचना दे करके अवकाश ग्रहण कर सकता है कि भाई मैं अब फर्म से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। बाकी पार्टनर कहेंगे ठीक है 10 साल कंप्लीट हो गए, अब आप अपनी मर्जी से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आए तीनों पॉइंट? साझेदार के अवकाश ग्रहण पर आने वाली लेखांकन समस्याएं, ये अगली हेडिंग है इसमें। हाँ जी, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, और इस चैप्टर में अब यही पॉइंट चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, नया लाभ हानि अनुपात तथा फायदे के अनुपात की गणना। नया लाभ हानि अनुपात तथा फायदे के अनुपात की गणना। दूसरा पॉइंट है ख्याति का समायोजन। तीसरा पॉइंट है संपत्तियों एवं दायित्व का पुनर्निर्धारण। संपत्तियों एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। इसके अलावा है संचित लाभों अथवा हानियों का विभाजन। संचित लाभों अथवा हानियों का विभाजन। पॉइंट नंबर 5 है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी पॉलिसी करवाई जाती है, ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी पॉलिसी का समायोजन। अगला पॉइंट आएगा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण। को देय राशि का निर्धारण। 7 पॉइंट आएगा इसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का निर्धारण। उत्तराधिकारी को कितना पैसा देना है एग्जीक्यूटर के हो। और लास्ट है पूंजी का समायोजन। पूंजी का
समायोजन। तो जब नया पार्टनर एक पार्टनर जब रिटायर होगा तब हमें ये 8 एडजस्टमेंट करनी होती हैं। नया लाभ हानि अनुपात ये ज्ञात करना होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ज्ञात करना होता है नया वाला। भाई जब पार्टनर जा रहा है तो वो अपना हिस्सा भी तो किसी के लिए दे करके जाएगा। तो चलिए नंबर बाय नंबर इन 8 पॉइंटों की हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो हेडिंग के रूप में, नया लाभ हानि अनुपात तथा फायदे के अनुपात की गणना। ये हो गए ना, इन्हें तो मिटा दें 8 को। हाँ जी लिखिए इसमें, इसमें लिखना है नए लाभ हानि अनुपात से या से एक साझेदार से आशय साझेदार के, ऐसे लिखना, एक मत लिखना बीच में, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात शेष साझेदारों का नया अनुपात नया लाभ हानि अनुपात कहलाता है। नया लाभ हानि अनुपात कहलाता है। ठीक है।